नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज एट 10 में। मैं रेशमा आपके साथ। आइए नजर डाल लेते हैं इस वक्त की हेडलाइंस पर। पेट्रोल और डीजल बिक्री पर लगी अस्थायी पाबंदियां खत्म। 1 जुलाई से प्रभावी होगा आदेश। ईंधन आपूर्ति की समीक्षा के बाद केंद्र सरकार ने लिया फैसला। पूर्वोत्तर में भारी बारिश का दौर। असम में बाढ़ से 45,000 से अधिक लोग प्रभावित। अलर्ट मोड पर सरकार। मौसम विभाग ने जारी किया देश के कई हिस्सों में तेज बारिश का ऑरेंज अलर्ट। श्री अमरनाथ जी यात्रा से पहले सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम। 57 दिन तक चलने ये यात्रा 3 जुलाई से हो रही है प्रारंभ। श्रद्धालुओं में उत्साह। ग्रीस दौरे पर केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल व्यापारिक प्रतिनिधिमंडल का कर रहे हैं नेतृत्व। इंडिया ग्रीस बिजनेस फोरम को किया संबोधित। व्यापार और निवेश के खुलेंगे नए रास्ते। और फीफा वर्ल्ड कप में एक और बड़ा उलटफेर। पेनल्टी शूट आउट में मोरक्को ने नीदरलैंड्स को हराया। अंतिम 16 में बनाई जगह। और अब समाचार विस्तार से। भारत में पेट्रोल और डीजल के बड़े खरीदारों के लिए एक बड़ी राहत की खबर सामने आई है। पश्चिम एशिया में चल रहे युद्ध के कारण वैश्विक सप्लाई चेन में जो रुकावटें आई थीं, उसे देखते हुए भारत सरकार ने इसी महीने ईंधन की बिक्री पर कुछ सख्त पाबंदियां लागू की थीं। अब स्थिति का आकलन करने के बाद सरकार ने सोमवार को एक आदेश जारी कर इन प्रतिबंधों को खत्म करने का ऐलान कर दिया है। सोमवार को सरकार की ओर से जारी आधिकारिक आदेश में साफ किया गया है कि देश में पेट्रोल और डीजल की बिक्री पर हाल ही में लगाए गए प्रतिबंध हटा लिए गए हैं। इस सरकारी आदेश के मुताबिक ईंधन की खरीद और बिक्री को लेकर लागू की गई ये रोक 1 जुलाई से पूरी तरह से समाप्त कर दी जाएगी। पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय ने 1 जुलाई पब्लिक सेक्टर की तेल मार्केटिंग कंपनियों के रिटेल आउटलेट्स के जरिए मोटर स्प्रिट, एमएस और हाई स्पीड डीजल एचएसडी की बिक्री और वितरण से जुड़े अस्थायी रेगुलेटरी उपायों को वापस ले लिया है। पश्चिम एशिया संकट के कारण आई रुकावटों के दौरान सरकार ने पेट्रोल और डीजल की रिटेल कीमतों को स्थिर रखकर रिटेल ग्राहकों को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर ईंधन की कीमतों में हुई भारी बढ़ोतरी से बचाए रखा। देश में पेट्रोलियम उत्पादों की सप्लाई की स्थिति की समीक्षा के बाद सरकार इस नतीजे पर पहुंची है कि जनहित में अब इन अस्थायी रेगुलेटरी उपायों की जरूरत नहीं है। इसलिए 12 जून 2026 के आदेश को 1 जुलाई 2026 से वापस ले लिया गया है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज से 2 दिवसीय आंध्र प्रदेश के दौरे पर रहेंगी। राष्ट्रपति आज विजयनगरम स्थित आंध्र प्रदेश केंद्रीय जनजातीय विश्वविद्यालय के पहले दीक्षांत समारोह में शामिल होंगी और विद्यार्थियों को संबोधित करेंगी। वहीं 1 जुलाई यानी कल राष्ट्रपति अनंतपुरम स्थित आंध्र प्रदेश केंद्रीय विश्वविद्यालय के पहले दीक्षांत समारोह में शामिल होंगी। केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण तथा ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान आज हरियाणा दौरे पर रहेंगे। इस दौरान बेरेवाड़ी के बावल में आयोजित खेत बचाओ अभियान के समापन समारोह में शामिल होंगे। कार्यक्रम में शिवराज सिंह चौहान किसानों को संबोधित करेंगे और उनसे सीधा संवाद भी करेंगे। ये समारोह 1 महीने तक चली देशव्यापी मुहिम के समापन के अवसर पर आयोजित किया जा रहा है। और असम में बाढ़ का संकट लगातार गहराता जा रहा है। राज्य के 7 जिलों में हालात अब भी बेहद चुनौतीपूर्ण बने हुए हैं और हजारों लोग बाढ़ से प्रभावित हैं। असम डिजास्टर रिपोर्टिंग एंड इंफॉर्मेशन मैनेजमेंट सिस्टम के ताज़ा आंकड़ों के मुताबिक 257 गांवों के 45,000 से ज्यादा लोग बाढ़ की चपेट में हैं, जबकि 4,000 हेक्टेयर से ज्यादा खेती पूरी तरह से जलमग्न हो चुकी है। हालात की गंभीरता को देखते हुए केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा से फोन पर बात कर पूरे घटनाक्रम की जानकारी ली और केंद्र सरकार की ओर से हर संभव मदद का भरोसा दिया। मुख्यमंत्री ने यह भी कहा कि नुकसान का आकलन करने के साथ साथ प्रभावित परिवारों के पुनर्वास की व्यापक योजना पर भी काम शुरू कर दिया गया है।
तो असम की बाढ़ से जनजीवन प्रभावित हो रहा है। किस तरह से वहाँ लोग परेशान हैं, आइए हम आपको ग्राफिक्स के जरिए समझाते हैं। असम के 7 ज़िले जो हैं वो बाढ़ प्रभावित हैं। इस वक्त जनजीवन पूरी तरह से वहाँ प्रभावित नज़र आ रहा है और साथ ही 45,000 से ज़्यादा लोगों पर इसका असर भी नज़र आ रहा है। यानी असम पूरी तरह से बाढ़ की चपेट में है और 257 गांव पूरी तरह से जलमग्न हैं। यानी 257 जो गांव हैं पूरी तरह से जलमग्न हो चुके हैं। बाढ़ की चपेट में 14 राजस्व जो सर्किल हैं उस पर काम किया जा रहा है और इसके अलावा 4,000 हेक्टेयर से ज़्यादा कृषि भूमि पानी में डूब चुकी है। यानी कृषि का भी बहुत ज़्यादा नुकसान हो रहा है। साथ ही 70,000 मवेशियों पर बाढ़ का सीधा असर देखने को मिल रहा है। और साथ ही आपको यहाँ ये भी बताते चलें कि दिसांग नदी खतरे के निशान से ऊपर बह रही है। यानी दिसांग नदी जो है वो भी खतरे के निशान से ऊपर है और साथ ही नागल मुराघाट में नदी का जो जलस्तर है वो भी लगातार बढ़ रहा है। साथ ही धेमाजी जिला बाढ़ से सबसे ज़्यादा प्रभावित नजर आता है। अकेले धेमाजी की बात करें और आपको बताएं तो 41,000 लोग वहां संकट से जूझ रहे हैं। यानी पूरी तरह से जो लोग हैं वहां 41,000 लोग परेशान नजर आ रहे हैं और असम के 7 जिले पूरी तरह से बाढ़ से प्रभावित हैं। और किन ज़िलों में मंडरा रहा है खतरा, जैसे कि अभी हमने आपको बताया असम, और साथ ही 45,000 से ज़्यादा लोग इसके असर में नज़र आ रहे हैं और साथ ही 257 गांव पूरी तरह से जलमग्न नज़र आ रहे हैं। और किन ज़िलों की हम बात कर रहे हैं आपसे बता दें, जहां खतरा मंडरा रहा है। असम के 7 ज़िले पूरी तरह से बाढ़ से प्रभावित हैं। कुल 45,839 लोग इस आपदा की चपेट में हैं इस वक्त। और साथ ही धेमाजी की बात करें तो धेमाजी ज़िला बाढ़ से पूरी तरह से प्रभावित नज़र आ रहा है। और आपको यहाँ ये भी बता दें कि लखीमपुर ज़िले में भी हालात बहुत ज़्यादा ख़राब नज़र आ रहे हैं। लोग पूरी तरह से परेशान हैं और साथ ही विश्वनाथ और डिब्रूगढ़ में जो बाढ़ है उससे भी लोग पूरी तरह से प्रभावित हैं। यानी कुल मिलाकर ये कहा जा सकता है लोग वहाँ काफ़ी परेशान हैं। चिरांग ज़िले के कई इलाके पूरी तरह से जलमग्न हो चुके हैं। और नलबाड़ी की बात करें तो वहाँ भी बाढ़ ने पूरी तरह से तबाही मचा रखी है। कई इलाकों में पानी भर चुका है और बोंगाई गांव भी इस आपदा की चपेट में नजर आ रहा है। यानी जो 7 ज़िले हैं वहाँ जो 7 ज़िलों के 257 गांव पूरी तरह से डूब चुके हैं बाढ़ में। हर जगह पानी ही पानी नजर आ रहा है। असम के पूरे जो 7 ज़िले हैं हर जगह वहाँ पानी नज़र आ रहा है। बाढ़ से पूरी तरह से प्रभावित नज़र आ रहे हैं और कुल 45,839 लोग इस आपदा की चपेट में हैं। असम पर सरकार ने इस स्थिति से निपटने के लिए मेगा एक्शन भी तैयार किया है। आपको बता दें जो मेगा एक्शन है उसमें सरकार की ओर से अमित शाह ने राज्य में बाढ़ स्थिति की पूरी तरह से समीक्षा की है और साथ ही केंद्र सरकार ने पूरी मदद का आश्वासन भी दिया है। जी हां, सरकार का जो मेगा एक्शन प्लान है वो पूरी तरह से तैयार है। कृषि मंत्री शिवराज सिंह आज असम का दौरा करेंगे, असम जाएंगे और वहां जो ज़िले बाढ़ से प्रभावित हैं उनका भी मुआयना करेंगे और साथ ही जो नुकसान हुआ है उसकी भी समीक्षा करेंगे शिवराज सिंह। जो बाढ़ से पूरी तरह से लोग प्रभावित हैं और वहाँ परेशान हैं। सीएम हेमंता बिस्वा भी लगातार हालात की इस वक्त निगरानी कर रहे हैं और 4 मंत्रियों ने प्रभावित इलाकों का दौरा भी किया है और देख रहे हैं कि किस तरह से वहाँ नुकसान से लोगों को उभारा जा सकता है। नुकसान और कटाव का जो जायज़ा है वो भी मंत्रियों ने ले लिया है और इसके अलावा नदियों का जो जलस्तर है वो उस पर भी निगरानी की जा रही है कि जो जलस्तर है वो बढ़ने ना पाए। लेकिन जहाँ जहाँ जलस्तर बढ़ रहा है वहाँ पूरी तरह से निगरानी की जा रही है। एनडीआरएफ और एसडीआरएफ ने तेज़ किया है बचाव अभियान। यानी जो बचाव अभियान है उसमें काफ़ी तेज़ी आई है। जो बाढ़ में फंसे हुए लोग हैं उन्हें निकालने के लिए नावें भी जो हैं वो उनको उतारा जा चुका है बाढ़ में और पूरी तरह से राहत देने की कोशिश की जा रही है। प्रभावित इलाकों में राहत सामग्री का जो वितरण है वो भी जारी किया जा चुका है। साथ ही प्रभावित इलाकों में राशन और तिरपालों को बांटा जा चुका है ताकि लोगों को परेशानी से हर सूरत बचाया जा सके। व्यापक पुनर्वास की भी रूपरेखा को तैयार किया जा चुका है।
तो ये स्थिति थी बाढ़ की जो हमने आपको बताई। आगे बढ़ते हैं। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कल अरुणाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री से भी फोन पर बात की और राज्य में बाढ़ की स्थिति का जायजा लिया। इस बात की जानकारी देते हुए राज्य के मुख्यमंत्री ने एक्स पोस्ट के माध्यम से दी। उन्होंने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह को धन्यवाद कहा। साथ ही जानकारी दी कि उन्होंने गृह मंत्री को बदलती हुई स्थिति और चल रहे राहत, बचाव और पुनर्वास कार्यों के बारे में पूरी तरह से जानकारी दी है। देश के अलग अलग हिस्सों में मौसम का दोहरा असर देखने को मिल रहा है। एक और पूर्वोत्तर राज्यों में लगातार हो रही भारी बारिश ने बाढ़ और भूस्खलन से जनजीवन अस्त व्यस्त कर दिया है। वहीं उत्तर भारत के कई राज्यों में भीषण गर्मी और लू का प्रकोप भी जारी है। मौसम विभाग ने आज देश के कई हिस्सों में तेज बारिश को लेकर ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। पूर्वोत्तर राज्यों के साथ साथ पश्चिम बंगाल के तराई क्षेत्र, बिहार, कोंकण, गोवा, महाराष्ट्र, कर्नाटक, केरल और माहे के कुछ हिस्सों में भारी बारिश की संभावना जताई गई है। मौसम विभाग के अनुसार अगले 2 दिनों के दौरान उड़ीसा, झारखंड, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, तेलंगाना, तमिलनाडु, पुडुचेरी और कराईकल में भी तेज बारिश हो सकती है। जम्मू कश्मीर, पूर्वी राजस्थान, गुजरात, मराठवाड़ा, आंध्र प्रदेश और लक्षद्वीप में बिजली चमकने और तेज हवाओं की संभावना जताई गई है। वहीं दिल्ली, हरियाणा और चंडीगढ़ में आज लू चलने का अनुमान है। हालांकि आने वाले दिनों में उत्तर पश्चिम भारत के तापमान में 4 से 5 डिग्री सेल्सियस तक गिरावट आने की संभावना है। दिल्ली में आज आंशिक बादल रहेंगे और तापमान 39 से 41 डिग्री सेल्सियस के बीच रहने का अनुमान है। श्री अमरनाथ जी यात्रा से पहले जम्मू कश्मीर के पहलगाम स्थित नुनवान बेस कैंप में सुरक्षा कड़ी कर दी गई है। 57 दिन तक चलने वाली ये सालाना यात्रा 3 जुलाई से प्रारंभ हो रही है। गृह मंत्री के निर्देश पर सभी सुरक्षा एजेंसियों के समन्वित प्रयासों से यात्रा के लिए एकीकृत एवं अभेद सुरक्षा कवच को तैयार किया गया है। सुरक्षा व्यवस्था में ड्रोन, सीसीटीवी, निगरानी, सर्विलांस सिस्टम तथा अन्य आधुनिक तकनीकों के व्यापक उपयोग के साथ पारंपरिक सुरक्षा तंत्र को और सुदृढ़ किया गया है। साथ ही यात्रा मार्ग पर जम्मू कश्मीर पुलिस, सीएपीएफएस तथा अन्य सुरक्षा एजेंसियों द्वारा मल्टी लेयर्ड सुरक्षा ग्रिड स्थापित किए गए हैं। सीआरपीएफ कमांडेंट 116 बटालियन के राजेश कुमार ने बताया कि हर एक सामान और वाहन की अच्छी तरह से जांच की जाती है। जांच होने के पश्चात ही यात्रियों को उनके अगले गंतव्य के लिए रवाना किया जाता है। इस पूरी यात्रा को संचालित करने के लिए सीआरपीएफ, जम्मू कश्मीर पुलिस और अन्य सुरक्षा बल मुस्तैदी से लगे हुए हैं। इसके साथ ही पहलगाम शहर में भी रजिस्ट्रेशन की सुविधा उपलब्ध की गई है। सबसे पहले जो यात्रीगण आते हैं ये हमारे फ्रिस्किंग पॉइंट पे आते हैं। यहाँ से सारी गाड़ियों से सभी लोगों को उतार करके उनके सारे सामान को एक्सरे बैगेज के माध्यम से गुजारा जाता है। साथ ही साथ सीआरपीएफ की यहाँ पे बम डिस्पोजल स्क्वाड टीम और डॉग स्क्वाड की टीम्स होती है, मल्टीपल टीम्स होती है जो कि हर एक सामान का और गाड़ियों की जाँच करती है ताकि पहलगाम शहर में किसी प्रकार का कोई अनुवांछित तत्व यहाँ प्रवेश न कर सके। सभी लोग सामान की जाँच कराने के पश्चात नुनवान बेस कैंप में प्रवेश करते हैं। इन पूरे इसको संचालित करने के लिए सीआरपीएफ, जम्मू कश्मीर पुलिस और अन्य सुरक्षा बल सभी मुस्तैदी से लगे हुए हैं ताकि किसी प्रकार की कोई अनहोनी न हो पाए। श्री अमरनाथ जी यात्रा के लिए विशेष शुभम शिवम अभियान चलाया जा रहा है। आइए आपको बताते हैं ग्राफिक्स के जरिए कि आखिर ये अभियान है क्या। आपको बता दें कि शुभम शिवम अभियान एक ऐसा अभियान है जो यात्रियों के लिए है और एक अच्छी पहल है। उपराज्यपाल ने बालटाल से अभियान को लॉन्च किया है और साथ ही आपको बता दें कि शुभम शिवम स्वच्छता अभियान की शुरुआत हो गई है और यात्रा के लिए ज़ीरो लैंडफिल लक्ष्य को तय कर दिया गया है। और इसके अलावा आपको बता दें कि इस अभियान के तहत दोनों जो यात्रा मार्ग है वहाँ से कचरा मुक्त बनाया जाएगा, यानी बिल्कुल पूरी तरह से साफ कर दिया जाएगा। अभियान की आधिकारिक वेबसाइट को लॉन्च कर दिया गया है ताकि लोगों को इस बारे में जानकारी दी जा सके। शुभम शिवम का शुभंकर भी जारी हो चुका है और साथ ही यात्रा के लिए विशेष एंथम को जारी किया गया है। यानी ये अभियान पूरी तरह से जो यात्रा पर लोग जा रहे हैं उनके लिए है। कर्मयोगी स्वयंसेवक सफाई जो है उसको संभालेंगे, यानी जो कर्मयोगी स्वयंसेवक हैं वो पूरी तरह से सफाई करेंगे। तीर्थ यात्रियों को स्वच्छता का भी
संदेश दिया जाएगा। यानी कुल मिला के जो जगह साफ की जाएगी, जो यात्री हैं वो भी सफाई का ख्याल रखेंगे, पर्यावरण संरक्षण पर विशेष जोर दिया जाएगा। यानी जो संरक्षण है पर्यावरण पर, उसका भी जोर होगा। लंगर संचालक अभियान से जुड़े कचरा प्रबंधन की अलग व्यवस्था की गई है। यानी कचरा जो प्रबंधन है, किस तरह से उसको व्यवस्थित किया जाएगा, इसकी भी अलग जानकारी इस पर है। और यात्रा मार्गों पर स्वच्छता निगरानी को पूरी तरह से बढ़ा दिया जाएगा। प्रशासन ने जन भागीदारी पर पूरी तरह से जोर दिया है। यानी कि जो प्रशासन है पूरी तरह से इस वक्त सजग है कि किस तरह से इस अभियान को लोगों तक पहुंचाया जा सके। और फिलहाल बुलेटिन में एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, जल्द हाजिर होते हैं। आप देखते रहिए DT न्यूज़। सस्ते वाले दाल मसाले स्वाद हुआ बेकार, MDH की हल्दी मिर्ची धनिया करे कमाल। ये रंग दे, ये खुशबू दे, ये तीखा, ये कम पड़े। क्या निराला MDH मसाला। मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, हमारी पसंद, हम सबकी पसंद। मजबूत देश का मजबूत सरिया हो गया स्टील। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। आइए आगे बढ़ते हैं, कुछ और खबरों पर नजर डालते हैं। भारतीय थल सेना प्रमुख जनरल उपेंद्र द्विवेदी आज सेवानिवृत्त हो गए। इस अवसर पर आज सुबह नई दिल्ली में उन्हें औपचारिक गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया। जम्मू एवं कश्मीर लाइट इन्फेंट्री के अधिकारी जनरल उपेंद्र द्विवेदी ने 2 वर्ष पहले भारतीय थल सेना के 30वें प्रमुख के रूप में कार्यभार संभाला था। अपने कार्यकाल के दौरान उन्होंने ऑपरेशन सिंदूर के दौरान सेना का नेतृत्व किया। उनके कार्यकाल में सेना के आधुनिकीकरण पर विशेष जोर दिया गया, जिसमें स्वदेशी प्रौद्योगिकी, रोबोटिक्स, ड्रोन और कृत्रिम बुद्धिमत्ता को सैन्य अभियानों में शामिल करने की दिशा में पहल की गई। उनके कार्यकाल में भैरव बटालियन, आशानी प्लाटून और रुद्र ब्रिगेड और शक्ति बाण रेजिमेंट जैसी नई सैन्य संरचनाओं की स्थापना भी की गई। भारतीय तटरक्षक बल ने कर्नाटक के मंगलुरु तट के पास समुद्र में फंसे 6 मछुआरों को सफलतापूर्वक बचा लिया है। खराब मौसम और चुनौतीपूर्ण समुद्री परिस्थितियों के बीच ये खोज एवं बचाव अभियान रविवार शाम चलाया गया। भारतीय तटरक्षक बल के अनुसार शाम करीब 4 बजे तटरक्षक पोत सचेत को सूरतकल तट से लगभग 33 नॉटिकल मील दूर मछली पकड़ने वाली नाव मंजू माथा से संकट संदेश मिला। खराब समुद्री परिस्थितियों के कारण नाव में अत्यधिक पानी भर गया था और उसका ढांचा क्षतिग्रस्त हो गया था, जिससे उसमें सवार सभी 6 मछुआरों की जान खतरे में पड़ गई थी। संकट संदेश मिलते ही तटरक्षक पोत को घटनास्थल के लिए रवाना किया गया और वे लगभग 90 मिनट में वहां पहुंच गया। ऊंची लहरों, तेज हवाओं, कम दृश्यता और अंधेरे के बीच चले अभियान में रिमोट ऑपरेटेड लाइफ बॉय की मदद से सभी 6 मछुआरों को शाम 6 बजे तक सुरक्षित और बिना किसी चोट के बचा लिया गया। भारतीय तटरक्षक बल ने बताया कि बचाव अभियान पूरा होने के बाद पोत सचेत बचाए गए मछुआरों को लेकर न्यू मंगलुरु बंदरगाह की ओर रवाना हो गया है। तटरक्षक बल ने कहा कि यह अभियान समुद्र में संकट में फंसे लोगों की सुरक्षा के प्रति उसकी प्रतिबद्धता और तत्परता को दर्शाता है। राजस्थान और हरियाणा के बीच यमुना जल बंटवारे को लेकर करीब 3 दशक से चला आ रहा गतिरोध समाप्त हो गया है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की मौजूदगी में कल नई दिल्ली के कर्तव्य भवन में दोनों राज्यों ने यमुना जल परियोजना से जुड़े समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए। इस अवसर पर केंद्रीय जल शक्ति मंत्री CR पाटिल, राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा और हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी भी मौजूद रहे। समझौते के तहत 1994 के यमुना जल बंटवारा समझौते को लागू करने पर सहमति बनी है, जिसके अनुसार राजस्थान को 1917 क्यूसिक यमुना जल मिलेगा। ये समझौता 1994 में राजस्थान को आवंटित यमुना जल के प्रभावी उपयोग का रास्ता प्रशस्त करेगा। इसके तहत हर वर्ष जुलाई से अक्टूबर के बीच पश्चिमी यमुना नहर से लगभग 580 MCM पानी 3 विशाल भूमिगत पाइपलाइनों के जरिए राजस्थान पहुंचाया जाएगा। परियोजना से राजस्थान के सीकर, चूरू और झुंझुनू के साथ साथ हरियाणा के भिवानी और फतेहाबाद क्षेत्रों को पेयजल उपलब्ध होगा। साथ ही बरसात के अतिरिक्त पानी का संग्रह कर भूजल स्तर को भी रिचार्ज किया जाएगा।
समझौते में लागत, जल आवंटन, संचालन, रखरखाव, निगरानी और विवाद निपटान की विस्तृत व्यवस्था भी तय की गई है। केंद्रीय वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल इस समय ग्रीस के दौरे पर हैं, जहां वे भारतीय बिजनेस डेलीगेशन का नेतृत्व कर रहे हैं। इस दौरे का उद्देश्य भारत और ग्रीस के बीच निवेश, व्यापार और आर्थिक सहयोग को और मजबूत करना है। इस दौरान उन्होंने ग्रीस के पर्यावरण और ऊर्जा मंत्री स्टावरोस पापास्टावोरू के साथ महत्वपूर्ण बैठक की, जिसमें रिन्यूएबल एनर्जी, ग्रीन हाइड्रोजन और क्लीन टेक्नोलॉजी जैसे क्षेत्रों में सहयोग बढ़ाने पर चर्चा हुई। दोनों पक्षों ने सुरक्षित, किफायती और टिकाऊ ऊर्जा भविष्य के साझा विजन को आगे बढ़ाने के लिए उभरती टेक्नोलॉजी और शिपिंग सेक्टर में सहयोग के अवसरों पर भी विचार किया। ग्रीस की राजधानी एथेंस में आयोजित इंडिया ग्रीस बिजनेस फोरम को भी पीयूष गोयल ने संबोधित किया। इस कार्यक्रम में ग्रीस के उप विदेश मंत्री हैरी थियोहारिस भी मौजूद रहे। अपने संबोधन में केंद्रीय मंत्री ने भारत की मजबूत आर्थिक विकास यात्रा, स्थिर मैक्रो इकोनॉमिक आधार और तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्था को रेखांकित किया, जो वैश्विक निवेशकों के लिए बड़े अवसर पेश करती है। उन्होंने इंडिया EU फ्री ट्रेड एग्रीमेंट की संभावनाओं को महत्वपूर्ण बताते हुए कहा कि इससे व्यापार और निवेश के नए रास्ते खुल सकते हैं। साथ ही उन्होंने विभिन्न क्षेत्रों में सहयोग बढ़ाने पर जोर दिया और वैश्विक कंपनियों से भारत में निवेश और उत्पादन बढ़ाने का आह्वान किया। इस दौरान उन्होंने भारतीय समुदाय के सदस्यों से भी मुलाकात की और उनसे बातचीत की। We are making it easier than ever to invest, to partner, and to grow with us in India with bold structural reforms such as one grid in the entire country, one tax rate, the GST, goods and services tax, like you have in the European Union, across the country, with much lower corporate taxes, removing several obsolete laws from the statute, reducing the pressure of procedures and paperwork so that we can make it easier to do business in India, as well as make the lives of every Indian simpler and happier. वॉशिंगटन डीसी में आयोजित नवे USISPF लीडरशिप समिट 2026 में अमेरिका ने भारत को अपना एक बेहद अहम साझेदार बताया है। अमेरिकी विदेश मंत्रालय के आर्थिक विकास मामलों के अंडर सेक्रेटरी जैकब हेलबर्ग ने कहा कि भारत और अमेरिका के रिश्ते लगातार नई ऊंचाइयों को छू रहे हैं। उन्होंने जानकारी दी कि भारत पैक्स सिलिका घोषणा पत्र पर हस्ताक्षर करने वाले शुरुआती देशों में से एक था। For us, India is an incredibly important partner. It was an early signatory to the Pax Silica Declaration. I had the privilege of traveling to India back in February for the India's AI Impact Summit, where we not only marked India's accession to Pax Silica, but also published a joint statement on AI opportunity with India, which actually ended up shaping the statement that we co-signed with 35 countries last week at our second Pax Silica Summit. और अब खबरें फुटबॉल विश्व कप से जुड़ी हुई। फीफा विश्व कप 2026 के राउंड ऑफ 32 में मोरक्को ने रोमांचक मुकाबले में नीदरलैंड्स को पेनाल्टी शूटआउट में 3-2 से हराकर अंतिम 16 में प्रवेश कर लिया। मैच में नीदरलैंड्स ने पहले बढ़त बनाई, लेकिन दूसरे हाफ में इंजरी टाइम में मोरक्को ने शानदार वापसी करते हुए बराबरी का गोल दागकर मुकाबले को अतिरिक्त समय तक पहुंचा दिया। अतिरिक्त समय में भी कोई टीम निर्णायक बढ़त नहीं बना सकी। इसके बाद हुए पेनल्टी शूट आउट में मोरक्को के खिलाड़ियों ने बेहतरीन संयम दिखाते हुए मैच अपने नाम कर लिया, जबकि नीदरलैंड्स के 2 प्रयास विफल रहे।
इस जीत के साथ मोरक्को ने नॉकआउट चरण में बड़ा उलटफेर करते हुए अंतिम 16 का टिकट हासिल कर लिया। अब अगले दौर में उसका सामना कनाडा से होगा। फीफा विश्व कप 2026 के राउंड ऑफ 32 में हुए पैराग्वे और जर्मनी के बीच मैच में बड़ा उलटफेर देखने को मिला, जहां 4 बार की चैंपियन जर्मनी को पैराग्वे ने पेनल्टी शूटआउट में 4-3 से हराकर टूर्नामेंट से बाहर कर दिया। शूटआउट में गोलकीपर ऑरलैंडो के शानदार प्रदर्शन ने पैराग्वे को अंतिम 16 में जगह दिलाई। वहीं ब्राजील ने जापान को 2-1 से हराकर अंतिम 16 में प्रवेश कर लिया। इंजरी टाइम के 5वें मिनट में गैब्रियल मार्टिनेली ने विजयी गोल कर ब्राजील को जीत दिलाई। इस जीत के साथ 5 बार की विश्व चैंपियन ब्राजील ने अंतिम 16 में जगह पक्की कर ली। तो न्यूज़ एट 10 में फिलहाल इतना ही। अनुमति दें, नमस्कार।